कैसे हैं आप सब? ओके, गुड मॉर्निंग। बेटा आप सब 11th में आ गए हैं एंड ऑल ऑफ यू हैव टेकन बायोलॉजी, सो इट्स ए ग्रेट डिसीजन दैट यू हैव टेकन बिकॉज यू आर गोइंग टू बी द फ्यूचर डॉक्टर. And you know, doctor, they serve the humanity. As you know that corona period is going on, and because of corona the whole world is suffering from lockdown. And in this period only the doctors, health worker, people can save the humanity. And पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं लोग जो है वैक्सीन खोजने की कोशिश कर रहे हैं. So now the whole world life is in your hand. So you're the future doctor, your responsibility, your accountability is very high. So today I am going to start the first chapter of the biology, the living world. Okay, आप अभी से प्लान करिए that after 2 years, it means in 2022 you will appear in the NEET examination and you will crack the NEET and you will become doctor, right? तो it is said that well beginning is the half done. अच्छी शुरुआत का मतलब आधा काम हो गया. तो मैं समझता हूँ आपका आधा नहीं पूरा काम ही हो जाएगा. क्लियर? और देखिए नीट के अंदर जो 85% क्वेश्चन, 80 to 85% क्वेश्चंस come from the NCERT. So NCERT is the very important book for you. This is the Bhagavad Gita, Bible, Quran, whatever you can say is for you. So go through your NCERT again and again. Read each and every word of the NCERT. Not only once, twice, thrice, at least 5 times. And some students who crack the NEET in the first attempt, they go through NCERT 10 times. So each word of the NCERT is a holy word for us. So the first chapter, the living world. Let's start. तो देखिए सबसे पहले इस चैप्टर में आपको दिया गया है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग. तो बेटा हमें खुद ही सोचना चाहिए कि लिविंग के क्या कैरेक्टर होते हैं, राइट? तो आप ही बताइए. तो फर्स्ट कैरेक्टर है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो. ग्रोथ होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में. क्लियर? अब आप कह सकते हैं कि ग्रोथ तो सर हमारे घर के पास पड़े हुए जो एक सैंड का टीला है उसके अंदर भी हो रही है. नो, दैट इज नॉट ग्रोथ. इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज ऑलवेज इंटरनल. उनमें इंटरनल ग्रोथ होती है और जो नॉन लिविंग होते हैं उनके अंदर एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है. तो अगर कोई मिट्टी का टीला या रेत का टीला साइज में ग्रो हो रहा है, इट मीन्स दैट इज एक्सटर्नल ग्रोथ. दैट इज एक्रीशन. That is accretion, not growth. Okay, so growth occur only in the living organism. That you have to remember. अब ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है? ग्रोथ को हम डिफाइन करते हैं इंक्रीज इन द साइज, वॉल्यूम और नंबर ऑफ सेल्स. तो किसी ऑर्गेनिज्म के साइज में साइज चेंज हो रहा है, उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही हैं. सो ऑल आर ग्रोथ, राइट? अच्छा एक बात और देखना, आप अपनी बुक पढ़ेंगे एनसीईआरटी को. अच्छा एक बात और, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कीप योर बुक एनसीईआरटी इन योर हैंड, राइट? बिकॉज वाइल टीचिंग आई विल टेक द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी again and again, and I will tell you on which page what is written and which line is very important for you. So keep your NCERT in your hand, right? That is your Bhagavad Gita. Okay, तो देखते हैं. तो पहला मैं बता रहा था कि जो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि व्हेन दे ग्रो, तो ग्रोथ में क्या होता है, उनमें सेल डिवीजन होता है. तो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अमीबा. अमीबा आपने 10th में पढ़ा हुआ है, तो आपने देखा होगा अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन होता है. तो जब बाइनरी फिजन हुआ तो एक अमीबा, पहले सेल ग्रो हुई अमीबा की और फिर एक अमीबा से 2 बन गए. ठीक है, तो वो एक रिप्रोडक्शन का भी एग्जाम्पल है और सेल डिवीजन का भी एग्जाम्पल है और ग्रोथ का भी एग्जाम्पल है, राइट? तो यू कैन से दैट
that in unicellular organisms like amoeba, paramecium, reproduction and growth both are inclusive, कि दोनों एक साथ हो रहे हैं, कि ग्रोथ होगी तो समझ लीजिए रिप्रोडक्शन भी होगा, ठीक है, एक अमीबा से दो अमीबा बन जाते हैं. बट इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर क्वाइट डिफरेंट. अब देखिए जैसे हमारे अंदर क्या हो रहा है कि जब हम पैदा हुए थे वी वर वेरी स्मॉल इन साइज, और यू कैन से इन द बिगनिंग ऑल ऑर्गेनिज्म दे आर जाइगोट, दे आर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, बट बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ देयर साइज कीप इंक्रीजिंग. तो आप इसी से देखिए जब आप पैदा हुए थे तो आप इतने बड़े तो नहीं थे जितने अब हैं 11th क्लास में, तब आपका साइज बहुत छोटा था, तो अब आप इतने बड़े हो गए हैं, और कुछ का साइज तो मुझसे ही बड़ा हो चुका है. ठीक है शशांक, मुझे लग रहा है तुम्हारी हाइट मुझसे ज़्यादा है. तो ये क्यों हुआ? दिस बिकेम पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ ग्रोथ. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल होती है. क्लियर? तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है कि इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर इंक्लूसिव, दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं. बट इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव. तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स, सो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव, दोनों का कोई आपस में लिंक नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है. अब सेकंड जो करेक्टरिस्टिक्स है लिविंग का, दैट इज रिप्रोडक्शन. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, राइट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बट नो नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बहुत बड़ा करेक्टर है रिप्रोडक्शन. ठीक है, दे कैन प्रोड्यूस प्रोजेनी सिमिलर टू देमसेल्व्स. अच्छा एक बात मैं भूल गया आपको बताना कि जैसे ग्रोथ है, तो ग्रोथ जो है वो कुछ लोग कहते हैं भाई नॉन लिविंग में भी होती है. तो जैसे मैंने आपको बताया टीले का साइज बढ़ रहा है, तो इसलिए ग्रोथ को हमने कोई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं माना है लिविंग ऑर्गेनिज्म का. और इसी तरीके से जो रिप्रोडक्शन है कि रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस प्रोजेनी सिमिलर टू देमसेल्व्स. अब आप सोचिए हम सब जो वी आर द प्रोडक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन. ठीक है, हमारे पेरेंट्स ने रिप्रोडक्शन किया तो हम पैदा हो गए, और हम बिल्कुल उनके जैसे ही हैं. ठीक है, एक अमीबा में भी रिप्रोडक्शन हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन. तो रिप्रोडक्शन के थ्रू ही लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं, ऐसा होता है. बट आप जानते हैं सब लिविंग ऑर्गेनिज्म तो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं. देयर मैनी कपल, मैनी ह्यूमन कपल यू कैन फाइंड इवन इन योर कॉलोनी हु आर इनफर्टाइल, जो इनफर्टाइल हैं. ठीक है, दे आर नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन. और बहुत सारे तो आप जानते हैं वो बैचलर ही रहते हैं, अनमैरिड ही रहते हैं, शादी नहीं करते. तो या आप देखेंगे जैसे जो हनी बीज होती हैं उसमें जो वर्कर बीज होती हैं वो क्या होती हैं, दे आर स्टेराइल, दे कैन नॉट प्रोड्यूस चिल्ड्रन, दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर प्रोजेनी. तो जो रिप्रोडक्शन है उसको भी हमने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं माना है, ये ध्यान रखना है आपको. अब थर्ड जो करेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दैट इज मेटाबॉलिज्म. अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म इज ऑल सम ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द मेटाबॉलिज्म. जितनी भी केमिकल रिएक्शन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही हैं उसको हमने मेटाबॉलिज्म कहा है. क्लियर? अब आप देखिए हमारी बॉडी में कितनी सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं. चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. तो देखिए जो ये मेटाबॉलिज्म है ये दो टाइप का होता है, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक. एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक. सो व्हाट इज द डिफरेंस? देखिए जो एनाबॉलिक होता है वो कंस्ट्रक्टिव होता है, कि उसमें कुछ निर्माण होता है. तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो फोटोसिंथेसिस है. तो आप देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, CO2 और वाटर दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल दे प्रोड्यूस फूड. फूड बना लेते हैं, स्टार्च बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है. तो फोटोसिंथेसिस जो है वो एक एनाबॉलिक रिएक्शन है. क्लियर? और रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है. आप देखिए जो रेस्पिरेशन है आपने 10th में पढ़ा, रेस्पिरेशन इज द जस्ट अपोजिट ऑफ द फोटोसिंथेसिस. रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हम फूड खाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन
दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या बना लेते हैं, CO2 वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज। तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। क्लियर। तो मेटाबॉलिज्म इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, एनाबॉलिक एज वेल एज कैटाबॉलिक रिएक्शंस। क्लियर। अच्छा एक बात और कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं ये इन विट्रो भी हो सकते हैं, हम टेस्ट ट्यूब में भी करा सकते हैं इसको, लेकिन हम उसको लिविंग नहीं कहेंगे। वो एक लिविंग रिएक्शंस है, ठीक है, बट वो लिविंग नहीं कहलाएगा। क्लियर। तो अगर इन विट्रो हो रहा है तो वो एक रिएक्शन तो हो रही है एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक, लेकिन वो मेटाबॉलिज्म मतलब उसको हम लिविंग नहीं कह सकते हैं, दैट इज नॉट लिविंग। क्लियर। अब देखिए जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है सबसे इंपॉर्टेंट, यू नो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज आर मेड अप ऑफ सेल्स। वो सब सेल के बने हुए हैं। और आपने जैसे पिछला चैप्टर मैंने पढ़ाया आपको, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड आर मेड अप ऑफ सेल। बिना सेल के कोई ऑर्गेनिज्म बन ही नहीं सकता। और देखिए ऑर्गेनिज्म को हम ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं, बिकॉज दे हैव ए डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन। आप देखिए एक सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखें तो जैसे अमीबा भी देखें तो उसका डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन है। प्रोकैरियोटिक सेल भी देखें बैक्टीरिया में तो वो उसका भी एक डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन है। और हमारे अंदर जैसे हम ह्यूमन में लें कि सेल टुगेदर दे मेक टिश्यू, ठीक है, टिश्यू से क्या बन जाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बन जाते हैं, और ऑर्गन से क्या बन जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, और ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ऑल ऑर्गेनिज्म दे हैव डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन, और उनका जो फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का, दैट इज सेल। एक है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म आर अवेयर अबाउट देयर सराउंडिंग, ठीक है। अब जैसे आप देखिए ये समर का सीजन चल रहा है तो आप सब बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस कर रहे होंगे, तो बताइए ऐसे में कोई स्वेटर पहनता है क्या, पहन रहा है क्या, नहीं पहनता है। सब क्या कोशिश कर रहे होंगे, सबके घर में फ़ैन चल रहे हैं, और सब ने जिसके पास AC है वो AC चला रहा है, सब कोल्ड ड्रिंक पीने की कोशिश कर रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं। और गर्मियों में सर्दियों में हम क्या करते हैं, इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। अगर इस टाइम भी अगर आप कश्मीर या किसी हिली एरिया में चले जाएं तो वहाँ आपको ठंड लगेगी, तो अगर आप वहाँ पर बिना स्वेटर के चले गए तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो हम सब बड़े कॉन्शियस रहते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज आर कॉन्शियस अबाउट देयर सराउंडिंग। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। अब देखिए इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सारी और भी चीज़ें हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जो मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा, ठीक है। जैसे लिविंग ऑर्गेन एडेप्टेशन होता है, जैसे मान लीजिए मछली है वो पानी में रह रही है तो अपने अकॉर्डिंग मतलब वो पानी के अकॉर्डिंग अपने आप को थोड़ा चेंज लाती है बॉडी में, ठीक है। और रिपेयर एंड हीलिंग, आप देखिए हमारे अंदर रिपेयरिंग, अगर मुझे मान लीजिए चोट लग जाए, मेरी स्किन यहाँ से जल जाए तो नई स्किन आ जाएगी, कट जाए तो नई स्किन आ जाएगी। तो रिपेयरिंग प्रोसेस होता है, एजिंग प्रोसेस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, बुढ़ापा आता जाता है। आप देख रहे हैं मेरा बुढ़ापा भी आ रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे बुढ़ापे के लक्षण दिख रहे हैं, कुछ बच्चे देख रहे होंगे सर जी के बाल कितने कम हो गए हैं, राइट। तो बेटा ये एजिंग प्रोसेस भी लिविंग का एग्जाम्पल है, इसमें आई एम लिविंग, राइट। और देखिए एक डेथ, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होनी है, नॉन लिविंग की डेथ नहीं होती, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होनी है, डेथ होती है, और डेथ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और भी मैं बताता हूँ कि इवोल्यूशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन होता है। आपने 10th में चैप्टर पढ़ा था, कौन सा था चैप्टर, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हम कहते हैं कि हम बंदर से इंसान बन गए, तो कौन सा प्रोसेस हुआ, ये इवोल्यूशन हुआ, ठीक है बेटा। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनेट सेफ होता है, साइज होता है, तो ये सब डिटेल में आप पढ़ेंगे, ठीक है, आने वाले चैप्टर्स में।